अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। मईशत कमज़ोर, बैरूनी दबाव बढ़ता हुआ, सरहदों पर चैलेंजेस और अंदरूनी सियासत में मुसलसल खिलफिशार। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये मुल्क एक और सियासी महाजराई का मुतहम्मिल हो सकता है? इक़्तिदार की रस्साकशी, इल्ज़ामात, मफादात की जंग, ये सब एक ऐसे निज़ाम को खोखला कर रहे हैं जो पहले ही अदम इस्तेहकाम की बुनियादों पर खड़ा है। आवाम का सब्र लबरेज, महंगाई और बेरोजगारी के तूफान में पिसे हुए लोग अब सियासत नहीं रिलीफ चाहते हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है कि हमारे सियासतदान अब भी इक़्तिदार के ऐवानों में बंद दरवाजों के पीछे अपनी अगली चालें सोच रहे हैं। अगर सियासी इस्तेहकाम ना आया तो मईशत का पहिया रुक सकता है, आलमी एतमाद खत्म हो सकता है और रियासती इदारे गैर जरूरी दबाव में आ सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के मुतालबात इस वक्त सियासी मैदान में हलचल मचाए हुए हैं। सवाल ये है कि क्या ये मुतालबात अवामी मफाद के लिए हैं या महज सियासी दबाव डालने का हरबा है? सुहेल आफरीदी का मौक़िफ़ है कि सूबे को वसाइल और खुद मुख्तारी चाहिए, जो बज़ाहिर एक जायज़ आइनी मुतालबा है, लेकिन दूसरी तरफ उनके बयानात और मरकज़ से बढ़ती कशीदगी इस तासुर को जन्म दे रही है कि शायद ये सियासी ताकत बढ़ाने की एक कोशिश है। अगर मकसद अवामी खिदमत है तो मुतालबात मुज़ाकरात की मेज़ पर रखे जाएँ, धमकियों और ब्लैकमेलिंग से नहीं। खैबर पख्तूनख्वा पहले ही दहशतगर्दी, बेरोजगारी और बदअमनी का शिकार है। ऐसे में मरकज़ और सूबे की महाजराई आवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ होगी। बात करें हुक्मरान इत्तेहाद की तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तिलाफात ने सियासी मंजरनामे को एक बार फिर गैर यकीनी बना दिया है। इक़्तिदार में शरीक इत्तेहादी एक दूसरे पर तंज के तीर चला रहे हैं, जबकि अपोजिशन मौके की तलाश में है। सवाल ये होगा कि क्या अपोजिशन वाकई इस दरार का फ़ायदा उठा सकती है? अगरचे अपोजिशन के पास बयानिया मौजूद है, लेकिन अवाम का एतमाद नहीं। इनकी सफ़ों में इत्तेहाद की कमी है, क़यादत गैर फ़ाल और हिकमत अमली कमज़ोर नज़र आ रही है। इसके बरक्स हुकूमत की अंदरूनी इख्तिलाफात बज़ाहिर वक्ती हैं, लेकिन अगर यही इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए तो सियासी तवाज़ुन बिगड़ भी सकता है। पाकिस्तान को इस वक्त सियासी नहीं, मौशी और सिफारती इस्तेहकाम की ज़रूरत है। अवाम अब तमाशाई नहीं, मुतासरीन है। अपोजिशन अगर वाकई फ़ायदा उठाना चाहती है तो उसे रियासती बयानिए के साथ अवामी एजेंडा जोड़ना होगा, वरना ये सियासी कशमकश सबको ले डूबेगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बाकायदा डिस्कशन के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। असदुल्ला खान साहब एंकर पर्सन और एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ स्टूडियोज़ में नसीर वागा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। असदुल्ला साहब, आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। असदुल्ला साहब, मुल्क की सियासी सूरत हाल आपके सामने है। नून लीग, पीपल्स पार्टी एक दूसरे के साथ हम देख रहे हैं कि चपकलिश का शिकार नज़र आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम केपी की बात करें, केपी में एक तब्दीली आई, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब तब्दील हुए और सुहेल आफरीदी आ गए, और आते ही ये कहना गलत नहीं होगा कि वो कंट्रोवर्शियल बन गए। मुल्क में, पाकिस्तान में सियासी महाजराई बर्दाश्त हो सकती है? क्या ये मुल्क और अवाम इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं? सर देखिए, आपने दो बातें की हैं, एक तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जुमलों का तबादला ज़रूर हुआ है, ताल्लुकात की खराबी कुछ बयानात से ज़रूर दिखाई दी है, लेकिन ये इस हद तक नहीं बढ़ी है, इसके इस हद तक बढ़ने के कोई खदशात नहीं है कि पीपल्स पार्टी किरदार छोड़ के ही चली जाए। इसका कोई हमें खदशा दिखाई नहीं देता कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार से निकलेगी, कहेगी कि जी तुम अपनी राह लो, हम अपनी राह लेंगे। कम से कम फिलहाल तो नहीं। हाँ, बहुत सारी चीजें दोनों जमातों के पेश नजर यकीनन होंगी। मसलन नून लीग के यहाँ ये पेश नजर होगा कि इक़्तिदार की कुर्सी पर अगली मर्तबा कौन बैठेगा, उसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर इलेक्शन 2029 में होने हैं तो नून लीग का प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा? क्या शहबाज शरीफ साहब ही होंगे? क्या नवाज शरीफ साहब होंगे? क्या मरियम नवाज होंगी? अगर इक़्तिदार को अगली पीढ़ी पे मुंतकिल करना है मरियम नवाज साहबा को, तो उन्हें आज से अपनी हिकमत अमली बनानी है। और उसके लिए सिर्फ उन्हें अपनी जमात के अंदर ही नहीं, अपनी जो ओपोनेंट सियासी जमातें हैं जैसे कि पीपल्स पार्टी, तो उनके साथ भी एक मामला को देखना है। इसी तरह से पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि बिलावल साहब बन जाएं, और क्या मालूम कि दोनों की ख्वाहिश ये हो कि इसी टर्म में उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाए, बिलावल साहब को भी, या नून लीग के अंदर से भी तब्दीली ला साहबा को ये मौका दिया जाए। तो ये चीजें तो साथ साथ यकीनन चल रही होंगी, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इससे कोई परेशान होने की जरूरत है, या जो पीपल्स पार्टी है वो इख्तियार छोड़ के जा रही है। देखिए, एक फार्मूला उन्होंने आजाद कश्मीर में भी बना लिया है। बज़ाहिर हमें लगता है कि ये दोनों सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन आजाद कश्मीर में आप देखिए कि कितनी सफाई के साथ, और यानी जब इंजीनियरिंग हुई, पीटीआई की हुकूमत को टॉपल करना था, रजीम चेंज होना था, सारी सियासी जमातें मिल गई और चौधरी अनवार साहब को वज़ीर आज़म बना दिया। आज नून लीग ने फैसला किया है कि हम इक़्तिदार से बाहर आ रहे हैं,
पीपल्स पार्टी को मौका दिया जाए, तो बहुत अच्छे तरीके से सारी जमातें पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगी, पीपल्स पार्टी अपना वजीर आजम आजाद कश्मीर में ले आएगी, 10 महीने बाद इलेक्शन होंगे, सब जमातें अपना अपना जोर लगाएंगी और एक जमात को फिर इक़्तिदार मिल जाएगा। तो इसलिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि हमने एक हद तक एक दूसरे के साथ इख्तलाफ करना है, जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए हो, जो लोगों के देखने के लिए हो, जो अपने अपने वोटर्स को मुतमईन करने के लिए हो, या अपनी पॉलिटिकल स्पेस लेने के लिए हो। इससे ज्यादा कोई घबराने की बात नहीं है। अब आप शायद मुझे रोक के आगे चलना चाह रही हैं, तो फिर मैं बात दूसरा साहब की आपने बात सर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और मैं आपसे ही केपी की सूरत हाल पे भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी। केपी में जो सूरत हाल है वहाँ पे सुहेल आफरीदी साहब जिन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब की जगह संभाली है, वो जो कर रहे हैं सर, आप किस तरह से देख रहे हैं? सियासी इमेच्योरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं या एक मेच्योर सियासतदान की तरह कुछ वो सोच के आए हुए हैं? देखिए, दो हिस्से हैं इस गुफ्तगू, इस बात के भी। सुहेल आफरीदी साहब की पहली तकरीर को आप देखें जिसमें उन्होंने कहा कि मैं एजुटेशन का बादशाह हूँ, मास्टर हूँ, और उनको बताया ही इसलिए गया है कि, या एक तासुर यह कि उन्हें इसलिए लाया गया कि वो एक एहतजाजी तहरीक चलाएंगे, जो कि अली अमीन गंडापुर साहब से तवक्कुआत थी तो वो नहीं चला पा रहे थे। लेकिन क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि सुहेल आफरीदी साहब सिर्फ यही कर रहे हैं? उनकी गुज़श्ता रोज की जो मीटिंग थी और 2 दिन पहले जो उन्होंने की और उसके नतीजे में जो फैसले किए और फिर उसके बाद सूबाई असेंबली में खड़े होकर जो तकरीर की, उसमें तो हमें लगता है कि एक हमजहत प्लान उनके जहन में है, जिसमें वो एजुकेशन की बात भी कर रहे हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी कर रहे हैं, जिसमें करप्शन के खात्मे की बात भी कर रहे हैं, जिसमें लोगों को रिलीफ देने और हेल्थ सेक्टर को डेवलप करने की बात भी कर रहे हैं। तो उससे तो नहीं लगता कि उनका एक ही नुक्ता नजर है कि सिर्फ उन्होंने एहतजाज करना है। हाँ, एहतजाज करना इमरान खान की रिहाई के लिए, इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, ये उनके टास्क में से या उनके एजेंडा में सरे फहरिस्त हो सकता है या टॉप एजेंडा में शामिल हो सकता है। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि वो सिर्फ यही करना चाहते हैं और इसके अलावा कुछ करना ही नहीं चाहते। अगर ऐसा होता तो वो एक टॉप लेवल की मीटिंग करके ब्यूरोक्रेसी के साथ, पुलिस के साथ, इंतजामिया के साथ बड़े बड़े अहम फैसले ना करते और उन फैसलों का ऐलान पार्लियामेंट के या असेंबली के इजलास में। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। नसीर वाक़ा साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। नसीर वाक़ा साहब, फिर सवाल यह है कि वाकई अवाम की आवाज़ है सुहेल आफरीदी या सियासी दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये जो केपी के में तब्दीली है, हमने पहले भी 1-2 दफ़ा प्रोग्राम्स में इस बात का जिक्र किया, ये मनो-अन ख्वाहिश है बानी पीटीआई की, और सुहेल आफरीदी हर वो काम करेंगे जो बानी पीटीआई की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक होगा। अब वो किस तरह खेल रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि वो ख्वाहिशात के मुताबिक होना और दुरुस्त होना दो अलग बातें हैं। जी बिल्कुल सही बात है। बात यह है कि वो वफाकी हुकूमत पर अपना पूरा दबाव डाल के रखेंगे और ये उनकी स्ट्रेटजी में शामिल है। अच्छा। जैसे उन्होंने फौरी तौर पर आते ही कहा जी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हमारे म्यार की नहीं है, मैं वो वापस कर दूंगा, वो बलूचिस्तान वालों ने ले ली। अब पता नहीं वो कौन सा म्यार चाहते हैं। उनको मुल्क के हालात और हमारी इकॉनमी का भी ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तान या उनका सूबा किस तरह इतनी नई गाड़ियाँ और लेविश किस्म के जो हालात है वो चाहता है। ये तो सारी अब उनकी मर्जी से ही चलेगा ना। दूसरी बात ये है कि वो अग्रेसिव सियासत पे यकीन रखते हैं सुहेल आफरीदी साहब, चूंकि बानी पीटीआई का कहना है और यकीनी तौर पर उनकी रिहाई के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से भी मुलाकातें की, उन्होंने असेंबली में भी बड़ी अच्छी जो भी बातचीत की। अब देखना ये है कि इन सारी चीज़ों में वो किस तरह कामयाब होते हैं। लेकिन एक बात तय है कि अगर उन्होंने वफाकी हुकूमत के साथ ज़्यादा महाज आराई शुरू की तो वो कामयाब वज़ीर आला नहीं रहेंगे। उन्हें हर हाल में वफाकी हुकूमत के साथ बना के रखनी पड़ेगी अली अमीन गंडापुर में, और इनमें यही फ़र्क होगा। दरअसल अली अमीन गंडापुर ने बाकी सारी पार्टियों के साथ, आप ये समझ लें कि जो अपर लेवल के लोग थे जो हुकूमत बनाने में ज़्यादा शामिल थे, वो उनके साथ भी ऑनलाइन रहते थे, वो वफाकी हुकूमत के साथ भी ऑनलाइन थे। उन्होंने बड़े मॉडरेट तरीके से सिस्टम को चलाया हुआ था जो कि बानी पीटीआई को पसंद नहीं था। साहब, ये एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी कि हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर साहब ही वो शख्स हों जो बीच का रास्ता निकालने में मददगार साहब। यकीनन बिल्कुल यही बात सोची जा रही थी, क्योंकि वो बड़े दरमियाने तरीके से, मॉडरेट तरीके
तरीके से खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही बानी पीटीआई को इस बात का पता चला और बाकी लीडर्स ने जेल में जाकर उनको बताया कि अली अमीन गंडापुर तो उस रास्ते पे नहीं चल रहे जो हम चाहते हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पर उनकी तब्दीली का फैसला कर लिया। अब देखना यह है कि सुहेल अफरीदी साहब कितने कामयाब होते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि वफाकी हुकूमत की मदद के बगैर कोई भी सूबे का वजीर आला नहीं चल सकता। ये महाजराई उनके अपने सूबे के लिए और ओवरऑल मुल्क के लिए नुकसानदेह साहब, सवाल ये है कि जिस तरह से वागा साहब ने बात की कि सुहेल अफरीदी एन ख्वाहिश थे बानी पीटीआई की और जो ख्वाहिशात उनकी हैं वो उन्हीं को आगे लेके चलेंगे, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि वो अग्रेसिव अप्रोच जो बानी अपनाते हैं और अब सुहेल अफरीदी भी हमें लग रहा है कि अपनाएंगे, हार्ड लाइन अपनाएंगे, क्या ये हेल्पफुल रहेगी बानी के रिहाई के लिए? देखिए, एक चीज होती है कोशिश करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश ये है कि एक पूरी तरह से अवाम को मुतहरिक करके, और इमरान खान की भी ख्वाहिश है कि पूरी एहतजाजी तहरीक जो है वो पूरे जोर के साथ, एक ताकत के साथ चलाई जाए, और उसमें उसके बाद इमरान खान की रिहाई होती है या नहीं होती है एक अलहदा मामला है। अभी अली अमीन गंडापुर साहब क्या बात कर रहे हैं? अली अमीन गंडापुर साहब एक बड़े, कहा गया कि मॉडरेट तरीके से चल रहे थे, वफाकी हुकूमत के साथ भी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, इमरान खान को भी कर रहे थे, लेकिन शायद पार्टी के पर्पस को वो सर्व नहीं कर पा रहे थे दोनों हवालों से। एक तो जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जुनैद अकबर साहब का स्टेटमेंट आपने सुन लिया कल रात का, जिसमें वो कहते हैं कि हमें दीवार से लगा दिया गया है, हमारे पास ऑप्शन क्या छोड़ा गया है इसके अलावा कि हम एहतजाज करें। आप जब किसी जमात को जो अपना पार्लियामान में रोल प्ले करना चाहती है और पहले ही दिन कहती है कि जी ठीक है, हमारे साथ जाती हुई है, हमें हमारा जो मैंडेट है वो नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम पार्लियामेंट में बैठेंगे, अपना रोल प्ले करेंगे, लेकिन एक एक करके आपने उनको पार्लियामेंट से बाहर धकेलना शुरू किया, तो फिर उनके पास क्या, आप पार्लियामेंट से निकाल के क्या तवक्को करते हैं कि वो क्या करेंगे? वो एहतजाज भी नहीं करेंगे, वो पार्लियामान के अंदर भी सियासत नहीं कर सकते, तो फिर वो क्या करेंगे? अगर अली अमीन गंडापुर साहब से देखिए, एक और मसला था, सिर्फ ये शिकायत नहीं है इमरान खान को कि उन्होंने उनको रिहा नहीं करवाया, आप ये देखिए कि लोगों का सेंटीमेंट वहां पर क्या था। करप्शन के हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब पे सवाल उठ रहे थे, गवर्नेंस के हवाले से उठ रहे थे, और अली अमीन गंडापुर तेजी के साथ अवाम में गैर मकबूल हो रहे थे और उसका असर तहरीक इंसाफ की साख पर पड़ रहा था। तो अगर असदुल्ला साहब, हम कैसे भूल सकते हैं कि बुशरा बीबी के साथ और फिर हमशीरा जो बानी की हैं उनके साथ भी उनके मसले मसाइल थे, वो भी एक वजह हो सकती है? मुमकिन है ये वजह भी हो, लेकिन बहरहाल मुख्तलिफ वजूहात में जो इसका नतीजा है वो ये है कि अगर खान साहब समझते हैं कि वो उनका वज़ीर तब्दील होना चाहिए, उनके पास मेजोरिटी है, उन्होंने एक को हटाया दूसरे को लगा दिया, तो इसमें अब वो अली अमीन गंडापुर जिस पर खुद हुकूमत चार्जशीट करती थी और कहती थी कि ये तो नालायक वज़ीर आला है, ये तो करप्ट वज़ीर आला है, ये माल बना रहा है, आज वही पूरी हुकूमत यानी पीटीआई की ओपोजिशन जमातें सारी की सारी अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ी दिखाई देती हैं और कहते हैं नहीं जी वो तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, वो तो वफाक के साथ भी बड़ा जबरदस्त अलाइनमेंट थी, वो तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी थी, वो तो इमरान खान को भी सेटिस्फाई होना चाहिए था। यानी आज अली अमीन गंडापुर पर तनकीद करने वाली जमातें उनकी तारीफ करती हुई दिखाई दे रही हैं, तो ये हैरान कुन है। देखिए, सिर्फ ऑपोजिशन जमातें नहीं, असद साहब मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि शेर अफजल मरवत ने वागा साहब कहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब में दो खूबियां थी। एक खूबी का उन्होंने जिक्र किया है कि वो जल्द फैसले लेने वाले आदमी थे, और ये खूबी उन्होंने बहुत कम लोगों में देखी है। उन्होंने कहा कि दूसरी खूबी ये है कि वो छोटे मोटे मसलों की परवाह किए बगैर फैसले करते थे और बाद में खान साहब को बताते थे कि जी मैंने ये फैसला कर दिया। अगर आप मुझसे ये पूछें कि पीटीआई का ये फ़ैसला अली अमीन गंडापुर को निकाल कर वहाँ सुहेल अफरीदी को लाना, क्या ये ठीक है या नहीं, तो एक जर्नलिज्म के तालिब इल्म के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये गलत फ़ैसला है। अच्छा, जो कुछ देखिए, जिस तरह अली अमीन गंडापुर मॉडरेट तरीके से चल रहे थे, और जैसे अभी मेरे दूसरे साथी ने कहा कि वो सबको साथ लेके चल रहे थे, सुहेल अफरीदी साहब सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे, ना ही वो चल सकते हैं। उन्होंने आते ही जिस तेज़ रफ्तारी से बैटिंग शुरू कर दी है, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई अच्छे हालात पैदा कर लें अपने लिए और अपने सूबे के लिए। हालात मुल्क के इस तरह के हैं, आप देखिए ना कि हम कहाँ खड़े हैं। एक तरफ हमारे पास दहशत गर्दी है, ऊपर से सैलाब आ गया, मुल्क की मुआशी सूरत हाल ख़राब है, सियासी अबतरी है, इधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के में आपस में चपकलश जारी है, तो हालात इतने मुआफक नहीं है सियासत के लिए। शेर अफजल मरवत साहब ने एक बात और की है कि
तहरीक इंसाफ में इस वक्त ये कल्चर चल रहा है कि अगर पानी भी पीना है ना तो उसकी भी इजाज़त हमें बानी से लेनी होगी। ये शुरू से सर जो मुज़ाकरात की बात हम करते थे कि अली अमीन गंडापुर साहब मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं, फिर ये भी बात होती थी कि ये बानी की इजाज़त के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। अगर सब कुछ बानी की इजाज़त से ही हो रहा था तो फिर इख्तिलाफ कहाँ आया? अच्छा, ये बात मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ अली अमीन गंडापुर के होते हुए बानी की 100% जो वो चाहते थे ऐसा नहीं होता था। अली अमीन गंडापुर मुलाकात करने के बाद बाहर आकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते थे जो कि इमरान खान के कहने से उलट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 100% नहीं होती थी, जिनकी फौरी जो रिपोर्ट थी वो उनको जेल के अंदर मिल जाती थी कि जो कुछ आपने कहा वो नहीं हुआ। अच्छा, अलीमा खान के साथ जो उनके इख्तलाफात थे वो थे ही इस वजह से, चूँकि अलीमा खान की भी मुलाकातें होती थी और अली अमीन की भी मुलाकातें होती थी, वहाँ यह इख्तलाफात शुरू हुए। इमरान खान अलीमा खान को कुछ जो बात कहते थे, अली अमीन गंडापुर उसके जाकर उलट कर देते। अलीमा जाते ही अंदर जेल में उनको कहती थी कि जो आपने कहा उसके उलट हुआ, जो हम अग्रेसिव सियासत चाहते हैं, जो हम एहतजाज चाहते हैं, लोगों को इकट्ठा करके आपकी रिहाई के लिए जो कोशिशें थी वो अली अमीन गंडापुर नहीं कर रहे उस तरह। और इस चीज़ का इमरान खान को बड़ा दुख था, शायद वो आसानी से इनको ना हटाते। अच्छा। अली अमीन गंडापुर को जब उन्होंने हालात देखे कि ये सारा कुछ नहीं हो रहा तो उन्होंने अपना दूसरा जो खिलाड़ी है उसको वो सामने ले आए। लेकिन मैं आज आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं कि वो जो नताइज अली अमीन गंडापुर ने अपनी बेहतरीन सियासत और मॉडरेट तरीके से उनको लाकर दिए थे वो शायद सुहेल अफरीदी ना ला सकेंगे। अच्छा असद साहब, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगी और ये भी मैं कहना चाहूँगी, आपसे पूछना भी चाहूँगी, आपकी राय जानना चाहूँगी कि सर जब कोई एक टीम लीड होता है और वो अपनी टीम को हायर करता है और कुछ अथॉरिटीज़ उन्हें असाइन करता है कि ये आपका काम है, ये आपका काम है, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता तो उस शख्स की बात में कन्विक्शन नहीं होती। ये चीज़ हमें नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। यही वजह है कि इसको वन मैन पार्टी कहा जाता है, क्योंकि हम असाइन तो कर रहे हैं लोगों को लेकिन हम उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, हम कन्विक्शन नहीं दे रहे, हमें सबमिसिव सब लोग नज़र आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं बतौर जर्नलिस्ट ये प्रेडिक्शन नहीं दे सकता कि सुहेल अफरीदी कामयाब चीफ मिनिस्टर होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं तो पेशगोइयां नहीं कर सकता, मैं ना प्रेडिक्शन इस तरह की दे सकता हूं कि वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे, विफाक को साथ मिलाकर चलेंगे या नहीं चलेंगे, इमरान खान को रिहा करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। तो मेरा काम तो प्रेडिक्शंस देना है नहीं। दूसरी बात यह है कि सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से ये कहना और पीटीआई के हवाले से ये कहना कि वो वन मैन पार्टी है, वन मैन शो है, तो देखिए अगर तो वन मैन शो होता तो इमरान खान अली अमीन गंडापुर को लेकर आए थे, लेकिन इमरान खान के फैसले को फिर अवाम ने फिर कबूल किया होता। क्यों जब अली अमीन गंडापुर से इख्तलाफात लोगों के हुए तो जलसों में उन्होंने जूते दिखाए, अली अमीन गंडापुर को जलसे में खड़े होकर लोगों ने जूते दिखाए। तो क्या लोगों को पता नहीं था कि इमरान खान की चॉइस है और इमरान खान चाहें तो इनको हटाएं और ना हटाएं? क्यों अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नारे लगने लगे? क्यों मुतालबा होने लगा कि अली अमीन गंडापुर को हटाया जाए? तो अगर ये वन मैन शो है, वन मैन पार्टी है, फिर तो अवाम की राय का कोई एहतराम होना ही नहीं चाहिए था या उसकी वेटेज होनी ही नहीं चाहिए थी। फिर इमरान खान ने क्यों लोगों की बात को देखते हुए चीफ मिनिस्टर को तब्दील करने का फैसला किया? देखिए, आप खैबर पख्तूनख्वा में ये जो लोगों का गुस्सा था, इमरान खान को और पार्टी को ये इल्म है कि इसका पार्टी की साख को नुकसान पहुंच रहा था और लोगों के अंदर एक गुस्सा, एक एजिटेशन पैदा हो रही थी, गुस्से का इजहार लोग करने लगे थे। ये फैसला इसलिए किया जाना जरूरी था। ये बहुत ही सतही सोच होगी ये कहा जाए कि इमरान खान समझते हैं कि चूंकि मुझे अली अमीन गंडापुर ने रिहा नहीं कराया तो सुहेल अफरीदी मुझे रिहा कराएगा। ये ना इमरान खान के ज़हन में होगा, ना उनकी तवक्को हो सकती है कि एहतजाजी तहरीक चले, यकीनन। लेकिन क्या इमरान खान आपको लगता है कि इतना बच्चा है कि उसे पता नहीं है कि सुहेल अफरीदी मुझे डयाला जेल से आकर उठाकर बाहर नहीं निकाल सकता? इसके लिए दीगर अवामिल चाहिए होंगे। और क्या इमरान खान को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि अली अमीन गंडापुर अगर बहुत मॉडरेट तरीके से चल रहा था, जो इस तरह इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे, कि अगर वो इतना मॉडरेट चल रहा था तो उसका फायदा क्या निकला, उसका हल क्या निकला? फिर वो इमरान खान को रिहा तो नहीं करा सका। तो अगर वही स्ट्रेटजी आप नए चीफ मिनिस्टर को देंगे जो अली अमीन गंडापुर की स्ट्रेटजी थी और बाज लोगों के बकौल वो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी थी, तो फिर तो तब्दील करना ही नहीं चाहिए था। तो सुहेल अफरीदी के से तवक्कुआत मुख्तलिफ हैं। और देखिए सुहेल अफरीदी को क्यों लाया गया, इसके पहलू कई और भी हो सकते हैं। मसलन कबायली लोगों के इस वक्त बहुत सारे शिकवे हैं। फाटा को जो एक्स फाटा था जो मर्ज हो गया बाद में, उसके शिकवे भी हैं, खदशात भी हैं। खदशात ये है कि 27वीं तरमीम आएगी और 27वीं तरमीम में हमारा स्टेटस तब्दील कर दिया जाएगा।
और हमारे स्टेटस को तब्दील करने के लिए जो है वो शायद उनको हिमायत सूबे से भी मिल जाए। लेकिन अली अमीन गंडापुर को हटा के जब सुहेल अफरीदी को लेकर आए हैं तो वो इस मंसूबे की राह में रुकावट बन जाएंगे और शायद वो वहां पर जाकर कबाइलियों में भी ये तहरीक पैदा करें कि अगर आपके कबाइली इलाकों को मिलाकर कोई अलहदा सूबा बनाने की कोशिश की जाती है मादनियात के मामले में, या फिर आपका पुराना स्टेटस बहाल किया जाता है, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है कि वो लोग अपने नुमाइंदे के साथ खड़े हों और इस चीज को अपोज करें। तो ये भी तो एक पहलू हो सकता है। अच्छा सदुल्ला साहब, केपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो दहशतगर्दी भी है। सुहेल अफरीदी का आते ही ये बयान कि हम ऑपरेशन के खिलाफ हैं, इससे पहले हमने देखा DGISPR ने एक डिटेल प्रेस ब्रीफिंग दी जिसमें उन्होंने वाजे कर दिया कि वो लोग जो इसमें मुलविस हैं और जो इनका साथ दे रहे हैं हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ऑप्शंस भी दे दी, फिर उन्होंने काफ़ी हवाले भी दिए कि मुज़ाकरात अगर होने होते तो फिर पुराने ज़माने में जंगें ना होती, अब ये ऑपरेशन नागुज़ीर हो गया। लेकिन सुहेल अफरीदी का ये बयान कितना कंट्रोवर्शियल था? देखिए, बातचीत के दरवाजे बंद करना ये हमेशा ऑप्शन नहीं होता। आप अगर जो सुहेल अफरीदी की तजवीज है या इमरान खान की या पीटीआई की तजवीज है वो है क्या, उसमें आप नामाकूलियत बताइए। वो कहते हैं कि तमाम जो फरीकैन है उन्हें इकट्ठा कर लें, एक पेज पर बैठ जाएं, एक जगह पर मेज पर बैठ जाएं और एक स्ट्रेटेजी बना लें। उसमें विफाकी हुकूमत को भी शामिल करें, फौज को भी शामिल करें जो फ्रंट लाइन पर लड़ रही है, जानों की कुर्बानी दे रही है। उसमें आप कबायली माहिदीन को भी शामिल कर लें, अवामी नुमाइंदों को भी शामिल कर लें। अगर कबायली इलाकों में ये ऑपरेशन होना है तो वहां के जो मुकामी नुमाइंदे हैं उनसे राय लें, क्योंकि वो आवाम के नुमाइंदों की वहां के लोगों की तर्जुमानी करते हैं। ठीक है, मिश्रान को शामिल करें, कबायली अमायदीन को शामिल कर लें और फिर मिलकर एक स्ट्रेटेजी बना लें। ठीक है, उन्होंने कहा कि फिर ये स्ट्रेटेजी बनाएं। लेकिन वाक़ई साहब सवाल ये है कि सवाल यहाँ पे ये है कि हमने बहुत देर इंतजार किया, सब्र भी किया, हमने अपना जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा दिखा दिया। लेकिन जब अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ और पानी सर से ऊपर उठ गया तो फिर ऑपरेशन कितना नागुज़ीर था? देखिए, ऑपरेशन के बगैर तो ये मसला हल नहीं होना, ये बात तो बिल्कुल तय है। अगर सुहेल अफरीदी इसके अंदर आड़े आएंगे और वो ये चाहेंगे कि ऑपरेशन ना हो, ये बात तो नामुमकिन है। पाकिस्तान की पूरी आवाम को पता है, हमारी मुसल्लह अफवाज को पता है कि कितनी कुर्बानियाँ आज तक पाकिस्तान दे चुका है और जो कुछ अफगानिस्तान पाकिस्तान से कर रहा है, अगर उस सरहद पे ऑपरेशन अब भी ना किया गया तो पाकिस्तान मजीद आने वाले वक्त में बहुत बड़ा नुकसान उठा सकता है। लिहाजा इन चीज़ों को रोकने के लिए कोई भी किसी भी सूबे की हुकूमत जो है वो दरमियान में नहीं आएगी और ना उसको आना चाहिए। जो स्ट्रेटेजी इस वक्त हमारी मुसल्लह अफवाज की है और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो इस वक्त स्ट्रेटेजी बनाई गई है उस पे किसी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, अभी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे जो चपकलिश चल रही है हुक्मरान इत्तेहाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, मामला क्या है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात करते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये जो लफ्जी गोलाबारी से बात स्टार्ट हुई, उसके बाद पीपल्स पार्टी की नाराज़गी ख़त्म ही नहीं हो रही है और हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकात हुई, जरदारी साहब की, इसके साथ साथ दीगर मुलाकातें भी हो रही हैं। मोहसिन नकवी साहब एक बहुत अच्छा रोल मीडिएटर का प्ले कर रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं, ये कोई एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये प्लानिंग हो रही है, ये क्या चल रहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान? ये मुझसे सवाल है जी आप सर। अच्छा देखिए, मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि मुझे कोई बहुत बड़े इख्तलाफात या बहुत बड़ी कोई जंग दोनों पार्टियों में ज़ाहिरी तौर पे तो नज़र नहीं आ रही। चंद इनके जो आपस के लीडर्स हैं उनकी नोक झोंक हो रही है, इससे ऊपर बात नहीं है। मरियम नवाज़ ने कुछ बातें की, फिर बिलावल भुट्टो ने तो कोई बराह रास्त बहुत बड़ी बात तो नहीं की, लेकिन उनके दूसरे लीडरों ने नून लीग के बारे में हमें दुख हुआ है कि मरियम ने ऐसी बात जी, उन्होंने देखिए ना, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। मैं इसमें बिलावल भुट्टो को क्रेडिट देता हूं कि उसने फिर भी बहुत ही अच्छे तरीके से इन हालात में अपना रोल अदा किया है। लेकिन जो पीपल्स पार्टी के कुछ दूसरे लोग हैं, जो कुछ लीडर्स हैं, उन्होंने जल्दी पे तेल डालने की कोशिश की। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि दोनों पार्टियों का इस वक्त एक दूसरे के साथ रहना हुकूमत कायम रखने के लिए किस कदर ज़रूरी है और यकीनी तौर पर वो समझते हैं। अलग तो वो हो नहीं सकते, ना उन्होंने होना है। जब तक ये हुकूमत कायम है दोनों पार्टियों का इकट्ठा रहना ज़रूरी है। अब ये जो नोक झोंक है, अब देखिए मोहसिन नकवी साहब को जाना पड़ा आसफ अली जरदारी साहब के पास, फिर उन्होंने जाके रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म को पेश की और उनको ये कहा कि दोनों पार्टियों की, ये मोहसिन नकवी साहब का अपना एक कहना था कि दोनों पार्टियों के रहनुमाओं को
ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से बैठ के बातचीत करनी चाहिए और किसी किस्म का कोई सियासी अबतरी या अपसेट जो है वो नहीं आना चाहिए इस मौजूदा निज़ाम में। और उन्होंने बहुत अच्छी बात की है, उनको बाकी पार्टियां भी अप्रिशिएट कर रही हैं कि उन्होंने अच्छा रोल अदा किया। अब बात यह कि वज़ीर आज़म को उन्होंने रिपोर्ट दी है और उधर प्रेसिडेंट को, और आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये मामला जो है वो हल हो जाएंगे। देखते हैं अब 1 महीने में हल होते हैं यानी। असदुल्ला साहब, ये जो तकरार चल रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, क्या ऑपोजिशन के लिए एक सुनहरी मौका हो सकता है? ऑपोजिशन कोई फायदा उठा सकती है इससे? नहीं, ऐसी कोई तकरार नहीं चल रही है जिससे ऑपोजिशन के लिए कोरा निकले। ये तकरार मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि ये तकरार जो है वो इस हद तक नहीं बढ़ने वाली है कि जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी नाराज होकर छोड़ के ही चली जाए। ये बस इतना है कि जाहिर है दोनों को अपनी अपनी पॉलिटिकल स्पेस को सिक्योर करना है। पीएमएलएन को में अगर मरियम साहबा यकीनन ये समझती होंगी कि उनको अगला पीएमएलएन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, और पीपल्स पार्टी भी ये समझने में हक बजानिब है और हक रखती है कि उन्हें अपना वज़ीर आज़म लाना चाहिए और बिलावल साहब को वज़ीर आज़म होना चाहिए। तो दोनों ने एक दूसरे की स्पेस में जाकर ही तो अपनी स्पेस को बड़ा करना है। यानी पंजाब में आए बगैर या पंजाब की स्पेस लिए बगैर पीपल्स पार्टी कैसे बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर सकती है? और मरियम नवाज को भी इसी तरह से सिंध में कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, कहीं ना कहीं से शेयर उनको खैबर पख्तूनख्वा में भी चाहिए होगा, जो जिसके फिलहाल इम्कानात दिखाई नहीं देते। लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस को सिंध वालों को बार बार जताती हैं कि देखो तुम लोग डूबे हुए हो, तुम लोग तबाहाल हो, तुम्हारी सड़कें नहीं है, बसें नहीं है, देखो मैं परफॉर्म कर रही हूँ और देखो मैं ये चीजें कर रही हूँ, ये तुम्हारे भी मुकद्दर में हो सकता है अगर मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं। यही फॉर्मूला शहबाज शरीफ साहब इस्तेमाल करते रहे हैं और किसी हद तक वो कराची वालों को ये बावर कराने में कामयाब रहे कि देखो कराची और लाहौर का फर्क क्या है। और कराची वाले लाहौर को हसरत की निगाह से देखते रहे जब वो देखते थे कि यहाँ सफाई है, सड़कें साफ हैं, बेहतर हैं, और वहां नहीं है। तो इन तमाम चीजों को ज़हन में रखते हुए हमें समझ आती है कि मरियम नवाज साहिबा आज ही से तैयारी कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को भी थोड़ा सा अट्रैक्ट कर सकें। अच्छा सदुल्ला साहब, सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी, मरियम नवाज की परफॉर्मेंस हम सबके सामने है, आपको लगता है कि मरियम नवाज ने आवाम के दिलों में जगह बनाई है? देखिए, ये कहना मुश्किल होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं बनाई, या मैं ये भी नहीं कह सकता कि उन्होंने कोई इनकलाब बर्पा कर दिया है। कुछ चीजों में मैं देखता हूं कि परफॉर्मेंस सिर्फ टिकटॉक की हद तक या डिजिटल मीडिया की हद तक है। मसलन सैलाब के दिन में मैं खुद ग्राउंड पर उतरा हुआ था, सैलाबज़दा इलाकों में गया हुआ था। अच्छा। तो उस हद तक तो मैं गवाह हूं कि जो चीजें डिजिटल मीडिया पर पीएमएलएन की तरफ से दिखाई जा रही थी और जो ग्राउंड पर थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जमीन आसमान का दोनों में फर्क था। तो अब आजकल स्कूल को दिखाया जा रहा है, तो मुझे नहीं पता कि ये वाकई 4 स्कूल ठीक करके तस्वीरें दिखाई जा रही हैं या पूरे के पूरे पंजाब के स्कूल तब्दील कर दिए गए हैं। उसके लिए मैं ग्राउंड पर नहीं गया, लेकिन जाऊंगा तो पता चलेगा कि क्या पूरे पंजाब के स्कूल ऐसे कर दिए गए हैं जो 4 स्कूल हमें वजीर तालीम दिखा रहे हैं या मरियम साहबा दिखा रही हैं। तो ये देखना होगा कि वो जो आप दिखा रहे हैं वो लोगों पर उसका इम्पैक्ट कितना हुआ है। हेल्थ कार्ड को खत्म किया गया, लोग बहुत नाराज थे। अब आपने सारा हेल्थ का सिस्टम तब्दील किया, बेसिक हेल्थ यूनिट्स लाए, प्राइवेट लोगों को दे दिए, उसको दीवारों को रंग रोगन किया, लेकिन वहां पर अद्वियात नहीं है। तो जो परफॉर्मेंस है अगर उसका इम्पैक्ट लोगों तक नहीं होगा तो फिर लोग डिसाइड करेंगे। ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जो सियासी नताइज हैं इलेक्शंस के, वो पिछले इलेक्शंस में तो कम से कम ये हुआ कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पर नहीं हुए, बयानिए की बुनियाद पर हुए। अब हमें देखना पड़ेगा कि अगला इलेक्शन परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हो रहा है या बयानिए की बुनियाद पर होना है। बहरहाल परफॉर्मेंस का फिर भी हिस्सा होता है। अगर अच्छा किसी हुकूमत ने परफॉर्म किया होगा तो उसको वोट मिलेंगे, लेकिन बयानिए का कितने परसेंट रोल होगा ये हमें पता चलेगा जब इलेक्शन होंगे। ये अगले साल होते हैं या 2000। वाक़िया साहब से भी यही सवाल करना चाहूंगी। वाक़िया साहब, अगर हम हुकूमत और अपोजिशन की बात करें, क्या कोई ऐसी सियासी जमात है जो आवाम के दिलों के करीब है, आवाम को जिसने कोई फ़ायदा पहुंचाया हो? हमने मौशी सूरत हाल अपने मुल्क की देख लिया है, बेरोज़गारी हद से ज़्यादा है, महंगाई हद से ज़्यादा है। क्या आवाम का कोई सोच रहा है? देखिए, बड़ा सेंसिटिव सा आपने सवाल किया है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि शायद जब से पाकिस्तान बना है शायद कहीं शुरू में कोई ऐसी सूरत हाल हो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आवाम के लिए कुछ किया हो, लेकिन कम अज़ कम हमारे होश जब से हमने संभाला है, जब से हमने जन्म शुरू किया है या जब से हमें इन हालात का पता है, मेरा तो ख्याल है कि आवाम ही यहाँ पे रुल रही है। पहले भी रुल रही थी, आज भी रुल रही है। हर आने वाली हुकूमत, हर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इसी तरह के चकमे दे के लोगों से वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। अभी जब आप बात कर रहे थे मरियम नवाज़ की, तो एक बात कहने की ज़रूर है
कि वो कोशिश बहुत कर रही है, लेकिन उसके आगे जो टीम है ना, वो वाली परफॉर्मेंस जो वो चाहती है वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही। ये एक इशू आ रहा है नून लीग की मौजूदा सूबाई हुकूमत में। लेकिन टीम तो अपनी है उनकी, फिर क्यों नहीं आ रही? देखिए, जैसे असदुल्ला साहब ने कहा है ना कि दिखावे के लिए या टिकटॉक्स पे या वीडियोस पे बहुत सारी चीज़ें हम भी देख रहे हैं कि एक बड़ा कमाल हो रहा है, उन्होंने सीसीडी बनाई और यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की कोशिश की, लोगों को इंसाफ देने की कोशिश, क्योंकि इंसाफ की सबसे जो पहली सीढ़ी है वो पुलिस है, उसको उन्होंने काफ़ी कोशिश की है। लेकिन हकीकत में मैं आपको बताऊं, चाहे वो पिछली गवर्नमेंट हो, मौजूदा गवर्नमेंट हो, किसी ने कुछ नहीं किया, लोगों को कुछ नहीं मिला, और इस वक्त भी अवाम उसी तरह रुल रही है जैसे पहले रुल यानी रही आप भी इसी चीज को सेकंड करेंगे कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। अब्दुल्ला साहब, पंजाब में बलदियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। पंजाब में बलदियाती इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, बल्दियाती इंतखाबात के लिए जो आइन नया एक्ट बनाया गया है 2025 का, एक तो ये बड़ा पुराना फार्मूला चल रहा है कि जब इलेक्शन होने लगे तो आइन में तब्दीली कर दो, एक्ट में तब्दीली कर दो, कानून बदल दो, और अगर कानून आप बदल देंगे तो उससे ये होगा कि नए सिरे से हल्कियां बंदियां करनी पड़ेंगी और इलेक्शन 6 महीने के लिए डिले हो जाएंगे। 2 साल में 6 मरतबा कानून बदल दिया गया है, और अब बदला भी ऐसा गया है कि जिसमें मेक श्योर किया गया है कि सियासी मुखालिफिन को कोई जगह ना मिले। मसलन उसमें गैर सियासी बुनियादों पर कराए जाए। अगर इतनी मकबूल है नून लीग अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, तो कराए ना अपनी जमात की बुनियाद पर इलेक्शन, गैर जमाती बुनियाद पर इलेक्शन कराए जाए। फिर उन इलेक्शंस में जीतने वालों को 1 महीने का वक्त दिया जाए कि वो किसी भी सियासी जमात का हिस्सा बन सके। तो कौन किस में जाएंगे? वो हुकूमत की एक्सपेक्टेशन है कि वो उसी जमात में जाएंगे जिसकी हुकूमत होगी, ताकि उन्हें फंड मिल सके। और फिर अगर कोई खर दिमाग जो है वो अगर चाहे भी कि वो पीटीआई में चला जाए, क्योंकि वो लोगों से वादा करके वोट लेकर आया होगा, तो वो फिर भी ऐसा नहीं कर सकेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास इलेक्शन कमीशन जो पार्टी इलेक्शंस हैं उसका नतीजा मौजूद नहीं है, या उसका इलेक्शन कमीशन से फैसला मौजूद नहीं है। तो वो अगर कोई चाहेगा भी तो वो पीटीआई में नहीं कर सकेगा। तो आप अपने मुखालिफिन के हाथ पांव बांधकर इलेक्शन में उतरना चाहते हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि आप खौफ का शिकार हैं, आप अपने सियासी मुखालिफिन का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हैं, और ऐसी कानून साजी ये सोच कर रहे हैं कि आप मैदान में अकेले दौड़ें और फर्स्ट आ जाएं। और फिर एक पैटर्न हमें नजर आ रहा है। इस्लामाबाद के इलेक्शन में हमने देखा कि 2022 में 31 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कराए जाएंगे, और चंद दिन पहले उसका कानून बदल दिया गया, और बदलने के बाद कहा गया कि अब जो हल्के थे वो 100 थे पहले, अब 125 कर दिया गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीखते और चिल्लाती रही ऑपोजिशन के भाई शेड्यूल आने के बाद इसमें तब्दीली नहीं की जा सकती, लेकिन इसके बावजूद कोई इलेक्शन नहीं हुए, और आज तक नहीं हुए। तो ये इससे तो मुझे डाउट है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और अगर हुकूमत को लगता है कि अगर होंगे भी तो कम से कम मेक श्योर करे कि ऑपोजिशन की जमातें बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया असदुल्ला खान साहब आपके वक्त का। नाज़िम में भी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद इश्यूज को डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करें मार्का हक की, तो पाकिस्तान ने जो कामयाबी हासिल की है और भारत को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, पूरी दुनिया में आलमी तौर पर पाकिस्तान की पजीराई हो रही है। और भारत जो कि ये कहता फिरता था कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो भी ख़त्म नहीं हुआ, उसी तनाजुर में अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है और अफगानिस्तान को प्रॉक्सी बनाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन मोदी सरकार की अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने बारहा कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, फील्ड मार्शल को फेवरेट करार दिया है, पाकिस्तान की बात की है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात की है। लेटेस्ट उन्होंने 2 टोक पैगाम मोदी को ये दिया है कि पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अब्दुल्ला गुल हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहूँगी। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, एक तरफ केपी की सूरत हाल हम देख रहे हैं, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ हमारा सीज फायर तो हो गया, लेकिन भारत ने जिस तरह से अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया है, सबसे पहले तो ये कि ये सीज फायर कितना प्रोलॉन्ग होता आपको नज़र आ रहा है, और क्या भारत अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया है जी। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बात तो कही है और नरेंद्र मोदी को एक पैगाम तो दिया है कि आप किसी भी किस्म की मार्का आराई के अंदर जो है अपने आप को न डालें, क्योंकि शायद पिछली दफ़ा उन्होंने बचा लिया था, लेकिन इस बार शायद पाकिस्तान के हाथों बचना मुश्किल हो जाएगा, और फिर आपकी भारत की जो एग्जिस्टेंस है और जो भारत के स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं वो फिर जो है कोई नहीं बचा पाएगा पाकिस्तान के हाथों। दूसरी जानिब शायद मेरे ख्याल में एक पैगाम ये भी था कि आप अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ कर रहे हैं, अमेरिका को उसका इल्म है, और अमेरिका कभी भी नहीं
नहीं चाहेगा कि एक न्यूक्लियर पाकिस्तान जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाए, बल्कि अमेरिका किसी भी न्यूक्लियर कंट्री को डिस्टेबलाइज करने की पॉलिसी के हक में नहीं होगा। इसलिए जो फिलहाल जो सूरत हाल है, अगर आप ये कहें कि पीस प्रोसेस जो है वो तो जारी है, लेकिन इसके अंदर दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि अगर ये पीस प्रोसेस कामयाब हो जाता है तो जाहिर है फिर भारत की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो डूब जाएगी, लेकिन लगता ये नहीं है, क्योंकि भारत ने काफ़ी अपनी तगदौ के बाद, कई सालों की मेहनत के बाद जो है वहाँ बाकायदा पाकिस्तान मुखालिफ एक बयानिया जो है उसको बनाया है और अपने जो उन्होंने एक दहशतगर्दी का नेटवर्क है उसको कायम किया है। एक दिन में जाहिर है वो दहशतगर्दी का नेटवर्क बना नहीं है और एक दिन में जो है वो बिगड़ेगा भी नहीं। इसलिए लगता ये है कि जो अभी फिलहाल टॉक्स हो रही हैं ये दोस्त ममालिक की वजह से हो रही हैं, उनके दबाव के तहत हो रही हैं, और जिसको कहते हैं कि लुक बिजी डू नथिंग वाली पॉलिसी जो है वो लगता है इस टाइम पे नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद जो है जो अफगानिस्तान की डिमांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और जाहिर है जब तक के तुर्किया के अंदर जब ये मुज़ाकरात होते हैं फिर ही कोई इसका पता चल सकेगा, लेकिन मैं कोई ज़्यादा पुरउम्मीद नहीं हूँ, क्योंकि जो भारतीय लॉबी है वो इस टाइम पे बड़ी स्ट्रॉन्ग है और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में और केपी के अंदर जिस तरीके से उन्होंने टेररिस्ट नेटवर्क कायम किए हैं, गो के अफवाज पाकिस्तान उनको आड़े हाथों ले रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आपने देखा कि किस तरीके से बाजोड़ के अंदर जो ऑपरेशन हुआ वो इसी वजह से कि एक तरफ अफगानिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो सकती तो दूसरी जानिब अफवाज पाकिस्तान इन तमाम गुमाश्तों को जो है वो ठिकाने लगा रही है। इंशाअल्लाह ताला मुझे कामयाबी मिलेगी, लेकिन देखें हमारे मुल्क है, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी इस टाइम पे मौजूद है, मेरा ख्याल है उसका एक अहम रोल है कि वो हमारे मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी और पीस जो है वो गैर मुल्की ताकतों के जरिए इंशाल्लाह उसको प्रिवेल करने में अपना किरदार अदा करें। वाक़ई साहब, तोरखम बॉर्डर बंद है, दोनों मुल्कों को तिजारती बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आवाम भी मुश्किल का शिकार नज़र आ रही है, कितना नुकसान हो रहा है इससे? ये नुकसान और ये तकलीफ़ तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि तोरखम बॉर्डर के अलावा भी वहाँ एक बड़ा ऐसा एरिया है, एक लंबा इलाका है जहाँ गैर कानूनी लोगों की आमदोरफ्त और गैर कानूनी जो तजारत है वो अपने अरूज पर पहुंची हुई थी। और देखिए इस वक्त जितनी दहशतगर्दी हो रही थी वो सारी की सारी अफगान बॉर्डर से जारी थी। अब मैंने एक दफ़ा पहले भी प्रोग्राम में बड़े कैटेगोरिकली कहा था कि तोरखम बॉर्डर जो है वो जब तक बंद नहीं होगा, बेशक आर्जी तौर पर बंद करें और फौरी तौर पर ऑपरेशन करके वो गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तान में जो अफगान हैं उनको फौरी तौर पर उनकी वापसी की जाए और पाकिस्तान के अंदर अमन को यकीनी बनाया जाए। ये वाले इक़दाम जो हुकूमत पाकिस्तान और हमारी मुसल्लह अफवाज और दूसरे कानून नाफज करने वाले इदारे जिसमें कस्टम्स भी शामिल है, जिसमें फ़ौज शामिल है, पुलिस शामिल है, मुकामी इंतज़ामिया वहाँ की शामिल है, उन्होंने मिलजुल कर ये फ़ैसला किया है और वहाँ पे फ़िल्टर करके लोगों को आने जाने की इजाज़त किसी हद तक दी जा रही है। 100% तो बंद वो हो नहीं सकता, लेकिन जो लोग तजारत की आड़ में पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा असला लेके आ रहे थे और दहशतगर्द आ रहे थे, उनके रोकने का यही एक तरीका था। जब हम बात करते हैं कि इन्हीं दहशतगर्दों के जरिए पाकिस्तान के अंदर जो तूफान आया हुआ है और दूसरी जानब जब भारत हमें सरहद पे बैठ के हमें आंखें दिखाता है और हमें थ्रेट करता है और फिर वहां क्या ट्रंप को कहना पड़ता है कि जी जंग ना करे। मैं आपको यकीन से कहता हूं भारत कभी जंग करेगा ही नहीं, अब वो जुर्रत ही नहीं करेगा पाकिस्तान के साथ जंग करने की। वो उस बंदर की तरह दरख्त पे चढ़ के सिर्फ आनियां जानियां दिखा रहा है और छलांगे लगा रहा है, और लेकिन उसका बस नहीं चल रहा। उसको पता है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। लेकिन वाक़ई साहब मौका कोई नहीं छोड़ा अफगानिस्तान में जो उसने अफगानिस्तान वो इनडायरेक्टली कर रहा है, वो इनडायरेक्टली कर रहा है, उसकी डायरेक्ट कोशिश नहीं, हिम्मत नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि भारतीय फौजी भी इस वक्त पाकिस्तान के साथ जंग करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं है। यही वजह है कि भारत कब से कह रहा है मैं दोबारा कोई ना कोई ऐसी हरकत करूंगा, लेकिन ट्रंप का ये कहना अपनी जगह पर बहुत अहम है कि वो बाद में ये
ना कहे भारत कि जी हमारे दरमियान इस तरह के इख्तलाफात थे, हमें हमारे दरमियान तो किसी ने सालसी का किरदार ही नहीं अदा किया। तो ट्रंप सही बड़े ठीक है अब्दुल्ला साहब, केपी विफाक के साथ ताउन नहीं कर रहा। सुहेल आफरीदी साहब जो कि ये कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, एक तरफ वो ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने गाड़ियां भी वापस कर दी हैं, तो ये तो फिर विक्टिम कार्ड नहीं वो प्ले करे। अगर खुदा न खास्ता कोई भी सूरत हाल बनती है तो वो कहेंगे हमारे पास तो इक्विपमेंट नहीं थे, विफाक ने हमें फैसिलिटेट नहीं किया। देखिए, वो खैबर पख्तूनख्वा एक खास मकसद के तहत काम कर रहे हैं ना। अगर उन्होंने कोई खैर का मामला चलाना होता तो वो फिर कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी को ना अपनाते। अब ये कहना कि जी मैं तो चीफ मिनिस्टर था, तो फिर भाई आप चीफ मिनिस्टर जब बने हैं तब भी आपको कहना चाहिए था कि जी आपके लीडर जेल में है तो मैं हलफ नहीं लूंगा। तब तो आपको बड़ी जल्दी थी। उसके बाद जो है अब आप काबीना के ऊपर जो है रखना डाल के बैठे हैं। मतलब ये मेरे ख्याल में एक सियासी लीडरशिप नहीं है। सियासत के मामलात को सियासत के जरिए ही उसी के फॉर्मूले से हल करना चाहिए। दूसरी जानिब जो है वो अगर खैबर पख्तूनख्वा की गाड़ियों को आप वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनको एक गाड़ियां दी जा रही थी जो बाकायदा देखें इनके हर के ग्रेड्स होते हैं और ये बाकायदा बॉम्ब प्रूफ, इनका ये पुराना नई नहीं होता। ये मतलब ये फजूल बात है। ये ऐसा ही है कि एक प्लेट पुरानी हो गई है, भाई वो प्लेट जब धुल जाती है तो वो नई हो जाती है। मसला यहाँ ये है कि इसके अंदर जो बुलेट प्रूफिंग की जाती है, बॉम्ब प्रूफिंग की जाती है, इसकी छत के ऊपर गाड़ी के जो है वो प्लेट्स डाली जाती हैं, नीचे फर्श के ऊपर प्लेट डाली जाती हैं, राइट और लेफ्ट साइड पे डाली जाती हैं। इनके जो शीशे होते हैं वो बाकायदा आर्मर प्लेटिंग होती है, यानी कि इनके पूरी सस्पेंशन हर चीज जो है वो एक खास एतबार से बनाई गई होती है। इसमें मॉडल पुराना वराना और नया नहीं हुआ करता। मकसद यहाँ ये कहने का है कि ये तो पुलिस के इस्तेमाल में आ रही थी ना, जो बराह रास्त जो दहशत गर्दों के साथ जो है वो नबर्द आजमा है। तो मेरे ख्याल में ये उनके साथ ज्यादती है और इस दौरान में अगर कोई शहादत हो जाती है तो फिर मेरे ख्याल में वो FIR जो है वो किसी और पे नहीं बल्कि उन लोगों पे कटनी चाहिए जिन्होंने इनकार किया। अब्दुल्ला साहब, सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से सूबे में एक बार फिर दहशतगर्दी बढ़ी है। ये इल्जाम किस तरह से देखते हैं? देखिए 12 साल से किस पे उनकी हुकूमत उसी सूबे पे है ना, तो उस दौरान में जो 74% जो दहशतगर्दी बढ़ गई है वो तो बता दें कि फिर वो किसके, मतलब ये तो हर बार तहरीक इंसाफ वालों का एक जो है वतीरा बन चुका है कि हर जो है वो मीठा मीठा हब और कड़वा कड़वा थू। आपने जितना अच्छा काम किया वो आपने किया और जितना बुरा काम किया वो जो है वफाक ने या किसी और ने। अब इट इज हाई टाइम दैट दे शुड स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो अच्छे काम किए हैं उनके लिए भी और जो बुरे काम किए हैं उनके लिए भी। लेकिन मसला यहाँ ये है कि आप आई एक मकसद के तहत है। देखिए ना, एक आदमी को असाइन किए, जैसे आज आपको ये असाइन किया हुआ है कि जी आज आपने ये प्रोग्राम कंडक्ट करना है, लेकिन अगर आपका मकसद ही कोई और हो तो फिर उसको तो मतलब कोई भी नहीं। अब आप जिस मकसद के लिए आए हैं आप उसकी गवर्नेंस पे तवज्जो दें। अभी तक चीफ मिनिस्टर ने ये नहीं बताया कि उनके पास क्या रोल मॉडल है कि वो तामीर और तरक्की, फलाह और बहबूद और बेरोजगारी, लाकानूनियत के हवाले से उनकी क्या पॉलिसी होगी। अगर वो पॉलिसी देते, लेकिन जो उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच दी वो विक्ट्री स्पीच कम और एक मेरे ख्याल में एक चार्ज क्राउड के सामने जलसे के अंदर तकरीर जो थी वो ज्यादा थी। मेरे ख्याल में ये रवैये जो है ये उनको नुकसान पहुंचाएंगे और अभी तक तो उनको इससे फायदा नहीं हुआ। लेकिन लगता यह है कि जब मगरिब के तमाम हरबे और पाकिस्तान दुश्मनान के तमाम जो हरबे हैं वो नाकाम हो जाएंगे तो फिर ये सियासत कार्ड के जरिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। वाक़ई साहब, यही सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी, ये जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कितना फायदा होगा इनको खुद को, इनके बानी को और अवाम को? केपी ओवरऑल तो मुल्क को नुकसान होगा। मेरा ख्याल है कि सुहेल आफरीदी साहब को और KPK की तमाम गवर्नमेंट को इस वक्त मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े होकर दहशतगर्दी का ख़ात्मा करना चाहिए, ना कि गाड़ियों के इशू को सामने लाना चाहिए कि नहीं है या पुरानी है। भाई आपने मुल्क को बचाना है, आपने अपनी कौम को बचाना है, आपका क्रेडिट ये है। मुझे ये बताइए कि फिर दहशतगर्दी का वहाँ पे रोकना और वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने में KPK हुकूमत जो सूबाई हुकूमत है वो भी तो उतनी जिम्मेदार है ना। आपके साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुसल्लह अफवाज जो हैं वो खड़ी हैं और वो हर किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला करके इतनी बड़ी शहादतें उनके क्रेडिट पे हैं, तो कम से कम उनको तो सोचें। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है ये रवैया के आते ही आप मुखालफत बराए मुखालफत के लिए खड़े हो जाएं और विक्ट्री स्पीच में
लोगों को मज़ीद उभारें, उनके अंदर उनके जज्बात उभारें और वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको ख़राब करने की कोशिश करें। इनमें नुकसान अल्टीमेटली KPK का होगा, KPK के अवाम का होगा और सुहेल अफरीदी साहब का अपना नुकसान होगा। यानी अगर अपना वो ये नुकसान काम खुद करेंगे। कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।